प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास द गुरुकुल क्लासेस में। और आज की क्लास होगी कक्षा 10 का जो 4 मार्च का पेपर लगा हुआ है साइंस का, तो उससे इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए जितने भी फिजिक्स के टॉपिक बचे हुए हैं, मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट आपको करा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक? आपका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, रंग बिरंगा संसार, ये भी करा दिया। मानव नेत्र आपका करा दिया मैंने। अब जो आपका बचा है वो आपका बचा है ये धारा और धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले माइंड में मेकअप कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना। इस प्रकार से समझिए कि मैं जो बता दूंगा वो पॉइंट टू पॉइंट वैकल्पिक से लेकर के लॉन्ग आंसर तक सब कुछ आपका इसी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धारा से। तो आवेश सूत्र आपके सामने लिखा है। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। समझ गए बात कि 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धारा कहते हैं। 1 सेकंड में बहने वाले चालक में आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धारा कहते हैं। अच्छा, धारा कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा को प्रवाहित करते हैं या धारा को लेकर जाते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री फंड वाले होते हैं, वही धारा को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मतलब वही चालक का काम करते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर 3 प्रकार के हो गए तुम्हारे चालक, है ना, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। जल्दी जल्दी समझिए क्योंकि 20 मिनट मैंने टाइम दे रखा है। 20 मिनट, तो 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना है दोनों चैप्टर में। तो 10 मिनट इसमें, 10 मिनट उसमें। सुचालक जिनमें मुक्त चालकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तथा चालकत्व तो बहुत आराम से हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का आवागमन बहुत, थोड़ा इग्नोर करिएगा ये जो अनावश्यक शोर शराबा है, इसको छोड़ करके केवल पढ़ाई में अगर फोकस करिएगा तो जंगल में बैठ करके आदमी भजन कर लेता है। सुचालक जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो तो सुचालक, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो या निम्न हो, बिल्कुल हो ही ना, तो कुचालक और अर्धचालक, जो दोनों प्रकार की मध्य की विशेषता रखते हैं। सुचालक और कुचालक, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सुचालक हो जाते हैं। जैसे तुम्हारा इससे क्वेश्चन बन सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनियम, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनियम, ये तुम्हारे जैसे सौर पैनल के अर्धसेल बनाए जाते हैं तो सूरज सौर पैनल पर पड़ता है, उससे वो सुचालक हो जाते हैं, और जैसे सूरज खत्म होता है तो वो कुचालक हो जाते हैं। तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस प्रकार से मैनेज कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो देखते रहिए, हम क्लास जब तक आपका पेपर है, क्लास जो हमने वादा किया वो मैं पूरा करूँगा तो करूँगा। अभी हमारा इंटर का जो आना है, आपको इसके आगे बता दिया जाएगा कि वो किस दिन क्लास आएगी। विभव या क्लास नहीं आएगी तो मैं सारे क्वेश्चन आपको लिख करके दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। विभव W/Q, तो किसी अनंत से किसी विद्युत आवेश को किसी निश्चित विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे W/Q, इसका मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, ये तुम्हारा भैया बहुविकल्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसके बाद विद्युत ऊर्जा देखो, विद्युत ऊर्जा नहीं देखनी, ये हमको देखना बाद में। विभव तुम्हारा हो गया। विभव के बाद भैया चलेंगे, अब विभव से हमको धीरे धीरे अब ओम की परिभाषा समझने में आएगी कि विभव जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। जितना विभव उतनी जितना पोटेंशियल उतनी धारा तेज, जितने तुम्हारे पास ताकत उतनी तुम्हारी रफ्तार तेज, ऐसे समझो। तो विभव और धारा में एक संबंध निकाला ओम भैया ने एक संबंध निकाला कि जितना ही तुम्हारे पास ताकत, जितना ही तुम्हारे बैटरी में पोटेंशियल, जितने ही तुम्हारे शरीर में गूदा, उतना तुम तेज भागोगे, उतने तुम जल्दी काम करोगे, है ना। तो विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया जिसे उन्होंने प्रतिरोध कहा। तो प्रतिरोध में उन्होंने क्या कहा कि विद्युत विभव द्वारा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें निर्भरता देखो, जो प्रतिरोध होगा वह धारा पर निर्भर करेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? धारा तुम्हारी कम होगी। ये मैंने उल्टा लिख दिया। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई, अगर तुम्हारी, ये समझो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर लंबाई तुम्हारी ज़्यादा लंबी है तो प्रतिरोध तुम्हारा बढ़ जाएगा। जैसे रास्ता ज़्यादा लंबा हो तो तुमको ज़्यादा ब्रेकर मिलेंगे ना। तुमको अपने परीक्षा केंद्र जाना हो गांव से, या मान लो आज
चलो यहाँ पे कट लेंगे एक थोड़ा सा आगे। हाँ, अब हम क्या कहने वाले थे, हम कह रहे थे जब लंबाई ज़्यादा होगी, जब आपके पथ की, आपके रास्ते की मार्ग ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा रुकावट मिलेगी, ज़्यादा ब्रेकर मिलेगी। इसी प्रकार जब लंबाई तार की ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ऊष्मा ज़्यादा, वो ज़्यादा हीट करेगा। इसके बाद अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझते हो, ये देखो, ये अगर ये है लंबाई, ये ज़्यादा होगी तो तुम्हारा प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 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 ये सब काउंट करके जब लास्ट में काउंट करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे तुमको पैसा मिलता चला जा रहा हो, रास्ते में एक रुपये पड़ा है, थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ हो तो उसको मेंटेन कर लेना। तो जितने ज़्यादा रास्ता लंबा होगा उतने तुमको रुपया ज़्यादा मिल जाएंगे ना, ज़्यादा कॉइन तुम कलेक्ट कर लोगे। इसी प्रकार अब ये देखो, जब अगर ये चौड़ाई, पुलिया जानते हो, पुलिया के अंदर तुमको घुसेड़ा जाए, अगर वो पुलिया छोटी व्यास की है तो तुमको ज़्यादा दिक्कत होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना। दिक्कत प्रतिरोध से ही समझो, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, अवरोध का मतलब दिक्कत। तो जब इसका व्यास होगा कम, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो अगर कम होगा तो तुम्हारा प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और अगर बढ़िया बड़का रास्ता घुसत चले जा रहे हो, चरचरा के बिल्कुल अंदर पुलिया में, है ना, तो अगर ज़्यादा है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो इन तीनों संबंधों से एक सूत्र निकल के आया, R बराबर रोले, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तुम्हारे बहुविकल्पी कंप्लीट होते जा रहे हैं। इससे अब इसके आगे लॉन्ग देखो, ये हो गया तुम्हारा प्रतिरोधकता का सूत्र। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भैया, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको आ जाने चाहिए। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मतलब प्रतिरोध का संयोजन समझना है। तो प्रतिरोध का संयोजन समझने के लिए क्या करना है कि इसको मैं शायद एक कोने में यहाँ इतना में करा दिए हूँ, इतना मैं तुमको यहाँ पे ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखो, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो हमने एक लिखा है कि धारा हमेशा समान होगी। जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी, वही धारा इसमें होगी। धारा समान और विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन टोटल हमारे पास अगर विभवांतर भी है तो हमको पता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। जबकि V बराबर तुमको पता है IR, और इनको लिख लो R1, ये तुम्हारे R1 R2 R3 प्रतिरोध है। इनका निगमन है भैया, आ जाता फिर हमसे न कहना। धारा तुम्हारी हर जगह बराबर है तो धारा हमने कॉमन ले लिया, IR बराबर ये I और ये I बराबर है, तो हमको इसको स्मॉल से ही दिखा लें, I R1 प्लस R2 प्लस R3, और इससे हम इसको उड़ा दें तो R बराबर हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। श्रेणी क्रम में संयोजन ऐसे होता है। अब श्रेणी क्रम की एक विशेषता और होती है कि सर्किट में अगर कोई एक चीज़ खराब है तो पूरा सर्किट बर्बाद हो जाएगा। श्रेणी क्रम के सर्किट की विशेषता बता रहे हैं कि कोई एक उपकरण अगर खराब है तो सब खराब हो जाएंगे। हम इसमें किसी को स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकते हैं। जैसे समांतर क्रम में हमारे घर में फ्रिज चल रहा है, हमको बल्ब जलाने के रात में मन नहीं, हम बल्ब बंद कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आगे देखो क्या करना है। एनर्जी हमारी नहीं डाउन, हमारा गला डाउन है, ये समझ के चलना। हम कभी एनर्जी डाउन करके पढ़ाते ही नहीं, हमारा गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब आ जाओ समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होना है, समांतर क्रम होता है ये तुम्हारा, इसको हटा दे, मैंने बता दिया है। समांतर क्रम में धारा तुम्हारी अलग अलग हो जाती है, धारा बट जाएगी, विभवांतर तुम्हारा वही रहेगा। धारा अलग अलग I1 I2 R3 I3, विभवांतर तुम्हारा वही रहेगा जो विभवांतर यहाँ था। तो अब तुम I वाला संबंध जानते हो, इसी से निकाल लो। I बराबर कहाँ चला गया, V बराबर IR होता है, I बराबर निकालना है V अपॉन R होता है, V अपॉन R। तो इसमें तुम्हारा ये हमेशा बराबर रहना है ना, इसी से ऐसे निकाला जाता है बस, अब कुछ कोई दिक्कत नहीं। जो तुमको बराबर रखना है तो ये रखो V, इसमें ये हो जाएगा कि I बराबर तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस R3, यही तो होता है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V1 बटे R
1, ये V1 क्यों, ये तो V रहेगा, और ये V2/R2, ये V/R। V इसलिए R है हुआ कि इसमें हमेशा V बराबर रहता है, तो इस V से इन तीनों V को उड़ा देंगे कॉमन लेके, तो ये बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इतनी सी बात आ गई समझ में। इसके बाद देखो ये हो गए तुम्हारे निगमन दोनों के। इसके बाद आ जाओ ऊष्मा। तो जब हम धारा का प्रवाह करते हैं किसी चालक में या किसी तार में, जब उस विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के या किसी पदार्थ के परमाणु से टकरा करके जब जहाँ जहाँ टक्कर होगी वहाँ ऊष्मा निकलती है। जैसे तुम्हारा बल्ब गर्म हो जाना, इस्त्री का गर्म हो जाना, और वाटर हीटर, तुम्हारा जो भी हैं जितने ऊष्मा के ये प्रयोग करने वाले यंत्र हैं, ये तुमसे पूछ भी लेता है। तो ऊष्मा किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होने पर उनके इलेक्ट्रॉनों में आपस में टकराव के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत का ऊष्मा प्रभाव कहलाता है। इसका सूत्र इसे H से दर्शाते हैं और इसका मात्रक जूल होता है, वही जो ऊर्जा का मात्रक होता है। H बराबर I²RT, बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारा सूत्र है। इसी में बार बार इनके मान बदल करके रख करके, जैसे तुमको H ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। H को अगर बहुआ हम I R और T लिख लें तो देखो इस I R की जगह हम V बराबर V लिख सकते हैं, तो H बराबर IVT, VIT या IVT दोनों भी लिखते हैं, HIV। ठीक। इसके बाद शक्ति बहुआ क्या होती है? P पावर, हार्स पावर है ना। जैसे सुना होगा कितनी ताकत की मोटर है, 1 किलोवाट की मोटर, आधा किलोवाट की मोटर, 5 किलोवाट की AC, 10 किलोवाट की, ये तुम्हारे बहुत यूज होते हैं घर में, है ना। हाँ, अब तुमने 5 किलोवाट का AC 10 घंटे चला लिया तो तुम्हारी 50 किलोवाट ऊर्जा खपत हो गई, जो तुम्हारा व्यापारिक सरचार्ज होता है, जो मीटर पे चढ़ के आता है कि तुमने इतने किलोवाट की चीज़ इतने घंटे तक चलाई है, तुमको इतना इसका चार्ज देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? बात सबको जटिलता समझ में नहीं आती, कुछ दिन तक मुझको भी नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आने लगी कि 5 किलोवाट का बल्ब लेके आते हो, एक तुम 100 किलोवाट का बल्ब लेके आते हो, फिर कहते हो या 100 वाट का या 100 किलोवाट का, फिर उसको जलाते हो, फिर कहते हो कि कैसे हुआ, तो कहेंगे कि हमने 5 किलोवाट का AC अगर 4 घंटा चलाया है और उसी को 1 किलोवाट को 1 यूनिट का निकल आया तुम्हारा 40 किलोवाट, तो ये तुम्हारी 40 यूनिट निकल आई। तो 40 यूनिट की बिजली जितनी होगी 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से गुणा करके वही तुम्हारा एनर्जी सरचार्ज निकाला जाता है। शक्ति देखो, शक्ति पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे वाट से दर्शाते हैं, V/Q। अच्छा, W बराबर तुमने अभी कहीं पढ़ा था ना, W बराबर V/Q, तो हमने W की जगह V/Q रख दिया, और P बराबर VI, वोल्ट, ये विभव इंटू धारा। तो ये तुम्हारे कुछ सूत्र हैं, इनको देख लो, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, वो मैंने तुमको बता दिया। जब सूत्र आएगा तो न्यूमेरिकल इसमें कुछ नहीं, चट से रखोगे, चट से आ जाएगा। इस प्रकार के भी तुमसे पूछ सकता है। इससे कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा देख लो। कह देगा 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें धारा एक में नहीं, इनके अलग अलग प्रतिरोध तुमको दे देगा, नहीं देगा प्रतिरोध, दे देगा 4 ओम, 2 ओम और 3 ओम। कहेगा तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद तुमसे I और V और R में कोई संबंध या धारा तुमसे पूछ लेगी, धारा बताओ, तो तुम सब निकाल लोगे। अब इसमें कुछ बहुत जो विद्युत ऊर्जा देख लो, शक्ति, और वो जो मैंने अभी बताया जो व्यापारी तुम्हारा मात्रक होता है, जो विद्युत ऊर्जा निकाली कैसे जाती है। तो जो तुम्हारी कार्य करने की दर है, जो तुम्हारी AC की कार्य करने की दर है ना, W/T, उसी W/T को यदि फिर टाइम से गुणा कर दे तो तुम्हारी 1 किलोवाट घंटा यूनिट निकल के आती है। ठीक, इसको कहते हैं ऊर्जा शक्ति। इसमें 1 किलोवाट घंटा में या 1 वाट में 746 हार्स पावर होते हैं। तुम्हारा बहुविकल्पी में हज़ारों बार, लाखों बार पूछ चुका है।
इसके बाद आ जाओ, वो जो उधर कोने में क्या बना है, कोने में देख लो, प्रतिरोध, खुली कुंजी, बंद कुंजी, क्रॉस कुंजी, सेल कुंजी, और ये सेल कुंजी कह रहे हैं। प्रतिरोध, खुली कुंजी, बंद कुंजी, क्रॉस, क्रॉस का मतलब तार एक ऐसे जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, उसको कहते हैं क्रॉस। और संधि वाला ऐसे होता है, एक और होता है, ये देखो, ये होती है संधि की, तार ऐसे यहाँ से जुड़ के गया है, ये बैटरी, वो सेल। तो चलिए धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझ लेते हैं। अभी हमने इसके पहले धारा के चैप्टर को ख़त्म किया, अब हम धारा के चुंबकीय प्रभाव को ख़त्म करेंगे। तो चुंबक भैया मैग्नेटाइट नामक एक अयस्क से प्राप्त किया गया सबसे पहले पृथ्वी से, तो और मैग्नीशिया नामक मतलब स्थान से प्राप्त किया गया, तो इसे मैग्नेट नाम दिया गया। अब ये 2, 3, 4 प्रकार का हो सकता है, या इसको कृत्रिम प्राकृतिक कह लो। जो प्रकृति में स्थायी रूप से पाया जाता है उसको कहते हैं प्राकृतिक, और जो मानव निर्मित होता है उसे कहते हैं कृत्रिम। जैसे देखा हो बड़ी बड़ी गाड़ी उठा के वो सब दिखाते हैं ना, वो सब मैग्नेट का प्रयोग करके। तो कैसे होता है, एक कृत्रिम तुम्हारा बनाया जाता है विद्युत के प्रवाह से, जो मैग्नेट बनाया जाता है वो भी कृत्रिम होता है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा होनी है। स्थायी चुंबक वो चुंबक होता है जिसका स्थायित्व तो धीरे धीरे खत्म नहीं होता है, उसको कहते हैं स्थायित्व, मतलब बना रहता है जीवन पर्यंत। और एक होता है अस्थायी, कि हमको जब यूज है तब हमने उसको चुंबक बना दिया, जब नहीं यूज है हमने उसको अचुंबक कर दिया। तो अब हमको चुंबक के बारे में और चुंबक की दिशा के बारे में, तो सबसे पहले समझ लो कि चुंबक आर स्ट्रेट एक थे, आस्ट्रेट का इनको ऐसे भी लिखा जाता है, आस्ट्रेट, आर्सेटेट का प्रयोग। इन्होंने चुंबकीय जो कंपास होता है उसके पास एक वो तार रखा, उसमें धारा बहाई, तो वो बड़बड़ा गया बिल्कुल, उसकी आत्मा कांप गई, उसकी सूजी हिलने लगी, कांटा हिलने लगा। अब उनको दिमाग में काम, हाँ ये ऐसे क्यों हुआ, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में दूर पास लाए तो ज़्यादा तेज़ फड़फड़ाई उसकी तबीयत, जैसे तुमको किसी औरत के सामने ऐसे लेके खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारा मन डोल जाएगा, फिर दूर हटाया तो नॉर्मल हो गया, फिर पास लेके फिर फड़फड़ा, बड़ा मज़ा आया उनको ये सब करने में। उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बता दिए भैया कि अगर तुम धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय होगा। क्यों होगा, तब उन्होंने एक तार लिया, तार के लोहे को बुरादा, इसे एक वो कार्डबोर्ड लिया, उसमें तार छेद करके निकाल दिया। सब बड़े खुराफाती होते थे। फिर लोहे का बुरादा, जैसे हम लोग खेला करते हैं, भी खेला करते थे, खेल खेल में इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन गए। चुंबकीय वो लौह अयस्क का बुरादा डाला तो ये ऐसे गोल गोल हो गया, समझ गए कि वृत्ताकार बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनाता है लंबवत तार के सापेक्ष। अब अच्छा उन्होंने फिर बाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया कि अगर ये धारा की दिशा है तो चुंबकीय दिशा ऐसे होगी, समकेंद्रीय वृत्ताकार, ठीक समझ गए। इसके बाद आस्ट्रेट के प्रयोग के बाद फिर इसमें क्रांति सी आ गई कि सब लोग इसमें प्रयोग करने लगे, देखने लगे, अपने हिसाब से चुंबक को समझने लगे। तो सबसे पहले चुंबक को समझा गया कि चुंबक की जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये हमेशा एन से एच की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होती हैं, एन से एच की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, एन से निकलेंगी और एच से बाहर की, और जो अंदर चुंबक के अंदर एच से एन की ओर जाती हैं, ठीक। और ये एक चीज़ और समझ लो, ये जो अपोजिट पोल होते हैं ये करते तो आपस में आकर्षण है, लेकिन जब एक साथ होते हैं तो नहीं चिपक जाते हैं, ठीक। जब दूर दूर होते हैं, जब आमने सामने होंगे तो ये करेंगे प्रतिकर्षण, ऐसे होंगे तो ये करेंगे आकर्षण, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ आकर्षण, और ये करेंगे प्रतिकर्षण। तो विपरीत प्रकार के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबको पता है लड़का लड़की एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। जो विपरीत कॉन्टिनेंटल होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, जैसे मैंने काटने का प्रयास किया ऐसे नहीं काटती हैं। काट देंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कभी जीवन में संभव ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा एक सिंगल रहती है। इसके बाद भैया इसके 3-4 प्रयोग द्वारा एक तुम्हारा तार में बहाया गया, फिर उसके बाद उनका दिमाग नहीं काम किया तो उसको वृत्ताकार गोल गोल बना करके एक जैसे पंखे की कुंडली बनाई जाती है ना, मोटर नहीं कहा तो मोटर भरावाई का, वही मोटर के आधार पर तो उसमें भी पता चला कि उसकी भी वृत्ताकार ऐसे होती है, ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और समझो कि अगर हमारे फेस के साइड ऐसे, हमको देखना बहुत गौर से, अगर हमारा मुंह ऐसे है और हमारे मुंह के सामने ऐसे ऐसे है, यस तुम्हारा ऐसे बनता है ना, ऐसे है ना। तो अगर ऐसे 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 है, ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे, अगर तुम्हारी धारा ऐसे ऐसे बहाई जा रही है,
है ना। तो तुम्हारा जो ये होगा ये तुम्हारा साउथ पोल होगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र कह लो वो ऐसे ऐसे, मतलब जो चुंबकीय किरणें हैं वो ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो ये हमारा साउथ पोल है। हमारे पीछे वाला वो हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल। इसके बाद अगर हमारे सामने ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। और अगर क्लॉकवाइज हमारे फेस के सामने वृत्ताकार कुंडली है तो हमारा हो गया साउथ पोल। ये तुमसे वैकल्पी में या लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इसके बाद भैया आ जाओ धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका 3 प्रकार के पहले मैंने बताया कि एक तार, सिंगल तार, फिर उसकी कुंडली मतलब मोटर, उसके बाद धारावाही प्रणालिका। इसके बारे में सवाल भी पूछ लेता है कि धारावाही प्रणालिका बनाने के लिए तारों को ऐसे ऐसे स्प्रिंग नुमा लपेटा जाता है और इसके बीच एक नर्म लोहे का राड घुसेड़ दिया जाता है। अब नर्म लोहे का क्यों घुसेड़ दिया जाता है? क्योंकि यह चुंबक को जितनी ही जल्दी ग्रहण करता है उतनी जल्दी त्याग भी देता है। विद्युत जैसे ही बहाई ये चुंबक मजबूत चुंबक बन गया, लेकिन जैसे ही विद्युत बंद करी तो ये चुंबक को उतनी जल्दी त्याग कर देता है, तुरंत छोड़ भी देता है, इसका चुंबकत्व तुरंत खराब हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और सुन लो कि चुंबक को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उसका चुंबकत्व तो खत्म होता चला जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो स्थायी रूप से वो अचुंबक हो जाएगा। अब इसमें देखो बस वही बात है कि अगर ऐसे ऐसे है तो अब इसमें चुंबकीय बल हमको पढ़ना है। धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय बल F बराबर IBL sin थीटा। इसी का सूत्र शायद तुमसे न्यूमेरिकल भी पूछ ले तो पूछ ले, नहीं बहुत कम पूछता है। तो देख लो IBL sin थीटा क्या होता है? ये होता है बल, ये होता है धारा, ये होता है तुम्हारा B चुंबकीय क्षेत्र, L होता है चालक की या प्रणालिका की लंबाई, ये होती है L, ठीक। sin थीटा होता है तुम्हारा एंगल। मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने एक प्रणालिका रख दी और वो लंबवत है तो इसमें सबसे ज़्यादा थीटा बराबर जब 90 होगा तो हमारा चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा होगा धारावाही प्रणालिका का, है ना। अब इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भैया लॉन्ग में पूछ लेता है कि बनाकर समझाइए। तो बप्पा बेटा और ये नहीं, चाहे पापा मम्मी बच्चा समझ लो कि फादर मदर चाइल्ड। एफ से देखो, इसको देखो पहले, एक दूसरे के सब लंबवत हैं, ये इसके लंबवत और ये इसके, ये तुमको 90 अंश दिख रहा है, ये वहाँ बना भी दिया मैं। ये बल की दिशा अगर ऐसे ऊपर को तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत सीधे सामने को, और धारा की दिशा ऐसे सीधे इसके इससे लंबवत ऐसे, है ना। तो इतनी चीज़ तुमको समझ लेनी है बस, इसमें और कुछ तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आप बच्चों आपकी दोनों जो फिजिक्स के चैप्टर बचे थे वो भी मैंने ख़त्म कर दिए, जो बायो का है वो अभी मैं ख़त्म कर दूंगा आपका वो भी। तो साइंस में जितना कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए बच्चों बस आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अच्छा भोजन हेल्दी भोजन करिए और अपने आप को सर्दी और गर्मी जो बदला हो रहा है इससे बचा कर रखिएगा। ज़्यादा सर्दी में ठंडा पीने, मतलब ज़्यादा ठंडा और इधर ज़्यादा गर्म की ख़त्म हो रहा है, चलो ठंडा पीना शुरू कर दें, या हमको फिर से जाड़ा लग रहा है तो चलो गरम गरम चाय पी ले। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, नहीं हमारी तरह बीमार हो जाएंगे। चलिए बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।